बहुत बहुत स्वागत है भैया। आज हमारे साथ है संजय सिंह। कब आए थे भैया विश्वविद्यालय? जी हम 2004 में आए। तो ये बताइए कि छात्र राजनीति में आना, फिर उसके बाद प्रदेश और देश की राजनीति में आना, राजनीति में कैसे आए, कि कहाँ से शुरुआत हुई कि राजनीति में आया जाए, राजनीति किया जाए? उसमें भी मेरे बड़े भाई महामंत्री थे उस समय, राम सिंह राणा जी। बहन मायावती जी की सरकार बनती है और जिस दिन लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्र संघ नामांकन की डेट घोषित होनी होती है, उसी शाम को एक फरमान जारी होता है कि किसी भी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव नहीं। चीज हमको माँ बाप सिखाते थे, वो हमारे सीनियर हाथों सिखाया करते थे। तो हम सोचे कि रैगिंग क्या होगी, लेकिन एक गलती थी हम लोग की। अच्छा, हम लोगों ने हंसी मजाक में कहता है तो सीनियर होगी तो रैगिंग होगी तो सीनियर कैसे वो सारी चीजें आपस में होता है। अच्छा, वो सब हमारे सीनियर सुनेंगे। अच्छा, उसको लेकर हम लोग को किनारे खड़ा कर दिया। छात्र राजनीति किए हैं और अभी भी कर रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ, चूंकि आपके पास अनुभव ज्यादा होंगे, तो आपको क्या लग रहा है कैसे छात्र संघ दोबारा कराया जा सकता है? विश्वविद्यालय की सहमति और प्रदेश सरकार की सहमति से वर्गीकरण करके छात्र संघ चुनाव कराया जा सकता है। 2012 में जब चुनाव होने वाले थे, हाँ। तो उस समय आप किस पद के लिए तैयारी कर रहे थे? तो देखा जाए तो विश्वविद्यालय में छात्र राजनीति जिसने देखी है और जिसने की है, वो एक बात जरूर कहेगा या उसको एक दिल में है कि पूरे प्रदेश में यदि राजनीति होती है, छात्र राजनीति, तो सिर्फ लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रांगण में होती है। मानते हैं कि लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्रों को नहीं सुना जा रहा? मानते क्या, इसमें मानने की कोई बातें नहीं है। दिखाई देता, आप चले जाइए विभागों में, आपको एक कोना करवा मिल जाएगा, पान का गुटके का मिल जाएगा। सुंदर दिखना है तो सुंदर मन, सुंदर विचार भी लाना होगा। वर्तमान समय के जो छात्र है, इस समय जो छात्र राजनीति कर रहे हैं, उनमें से कौन से ऐसे छात्र लेता है, ये दो चार नाम बताइए जो आपको लग रहा है कि सकारात्मक छात्र राजनीति कर रहे हैं? ये देखिए, गांव में अपने मुश्किल सवाल हो गया लग रहा है। तो मुश्किल सवाल नहीं है, जवाब मुश्किल है। कड़वा है जवाब, सुनने में लोगों को बुरा लग सकता है। तो देख के खुशी होती है कि हाँ कुछ भाई हैं, लेकिन तकलीफ वहीं तुरंत जाग जाती है। अरे साला छात्र संघ चुनाव होता तो शायद कुछ और नजारा होता है। आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेता जी, इसमें भी आपत्ति है क्या? व्यक्तिगत अच्छे नेता हर विधानसभा लोकसभा में हो तो शायद किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत न मिले। कौन सी ऐसी पार्टी है जो लग रहा है आपको कि छात्र संघ बहाल कराएगी? तो माननीय मुख्यमंत्री जी आज चाहे तो हफ्ते दिन के अंदर चुनाव हो जाए। जानना चाहूंगा कि जब आप बढ़िया बिना किसी संगठन की छात्र राजनीति कर रहे थे, तो फिर उसके बाद जब प्रदेश या देश की राजनीति करने की मंशा बनी, तो कांग्रेस पार्टी से ही क्यों जुड़े? कैसा लहर है कि 2014 का लहर अभी 2024 तक खत्म नहीं हो रहा है? देखा जाए तो एक बहुत बड़ा जन समूह जो आस्था से जुड़ा है, जो आस्था के लिए करेगा उसको वोट करेगा। उसको इससे नहीं मतलब है कि पेट्रोल कितना महंगा हुआ, गैस महंगा हुआ, या रेलवे टिकट कितना महंगा हुआ, कौन सी सुविधा बंद हुई, कौन सी सुविधा नहीं बंद हुई, उससे ऐसे नहीं मतलब। उसको आस्था से मतलब कि हमारी आस्था पे कौन जो है फूल चढ़ा रहा है, वो फूल सच्चे मन से है कि दिखावटी, उससे नहीं मतलब। हमारे आस्था के साथ खड़ा है तो हम उसको वोट करेंगे। विचारों की लड़ाई भारत में उत्तर प्रदेश में खत्म हो चुकी है और 4 साल की डिग्री और साल भर का कोर्स दोनों को एक साथ बैठा के नौकरियां दी जाती है उत्तर प्रदेश में। ये कहाँ का इंसाफी है? नेता का ही काम है कि रोड देखे, नाली देखे और एजुकेशन देखे या जो भी देखे। हाल ही में महामहिम के द्वारा छात्र नेताओं तथा राजनेताओं के ऊपर दिए गए वक्तव्य के बारे में आपका क्या मत है? मऊ के और भी नेता फेमस है, मऊ के और भी नेता बहुत चर्चा में रहते हैं। वो आपकी बात सही है, वो अपने क्षेत्र में फेमस है। कल्पना जी काम के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में फेमस है। अलग क्षेत्र में जाएंगे तो अलग तरह के नेता अपने कार्य में फेमस है। सदर प्रणाम। हमारा प्रश्न ये है कि देश और प्रदेश में जनता कांग्रेस को क्यों लगातार नकार रही है, इसके पीछे की मुख्य वजह क्या है? आपके समय में भी छात्रों के साथ बदसलूकी होती थी, ये पूछना चाहते हैं। उनका मानना है कि अभी बदसलूकी होती है। अब बदसलूकी तो नहीं होती थी और हिम्मत भी नहीं थी कोई बदसलूकी करे। धन्यवाद भी, आपने हमें समय दिया इसके लिए। धन्यवाद आप सभी को भी। नमस्ते। आपको पता है कि लखनऊ विश्वविद्यालय में लखनऊ वाले एक नया मुहिम शुरू किया है जिसका नाम है एलयू के धरोहर। एलयू के धरोहर में जो भी लखनऊ विश्वविद्यालय में कुछ अच्छा किया है, कर रहा है या फिर करने का प्रयास कर रहा है, उसका हम लोग साक्षात्कार करते हैं। वो चाहे किसी भी क्षेत्र का व्यक्ति हो सकता है। इसी कड़ी में आज हम जिसका
एलयू के धरोहर कार्यक्रम में साक्षात्कार करने वाले हैं वो वरिष्ठ छात्र नेता है लखनऊ विश्वविद्यालय के। उनके चाहने वाले बताते हैं कि बहुत जल्द अगले विधानसभा में, अगले चुनाव में विधानसभा में पहुंच जाएंगे और वो ऐसे पार्टी के नेता बने हैं जिस पार्टी को इस समय सबसे दबा हुआ पार्टी माना जा रहा है। यानी कि हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय पार्टी और उत्तर प्रदेश में बहुत कम सीट पाने वाली, लगभग 2 सीट पाने वाली कांग्रेस पार्टी की। वो कांग्रेस पार्टी के नेता भी है और लखनऊ विश्वविद्यालय के वरिष्ठ छात्र नेता है। बहुत बहुत स्वागत है भैया, आज हमारे साथ है संजय सिंह जी। धन्यवाद भैया, कांग्रेस पार्टी का जैसा कि हमने जिक्र किया, कई सारे सवाल कांग्रेस पार्टी से संबंधित और लखनऊ विश्वविद्यालय से संबंधित आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ, आपके व्यक्तिगत जीवन और पृष्ठभूमि के बारे में जानना चाहता हूँ। देखिए, मैं बेसिकली जो है मऊ जिले का रहने वाला हूँ। ग्रामीण अंचल से अब मेरा संबंध है और वहाँ से मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में बीए में दाखिला लिया था। बीए किया, बीपीएड किया, एमए किया, पीएचडी भी मेरी कंप्लीट हो गई, अवार्ड हो गया। और इसी दौरान विश्वविद्यालय में मैंने छात्र राजनीति में भाग्य आजमाया, लेकिन 2012 में छात्र चुनाव बंद हो गया। कब आए थे भैया विश्वविद्यालय? जी, हम 2004 और 5 में आए थे। 2004 और 5 में। अभी उस समय से अभी तक यहाँ लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्र राजनीति कर रहे हैं। उसके अलावा परिवार के बारे में जानना चाहेंगे, सदस्यों के बारे में बताइए, परिवार के सदस्यों के बारे में। मैं और मेरे 2 भाई छोटे हैं, दोनों के 3 भाई मेरे छोटे हैं। बहनों की शादी हो चुकी है और पिताजी 13 दिसंबर 2019 को स्वर्गवासी हो गए। छोटा सा परिवार है, माँ है घर पे। जी, तो ये बताइए कि छात्र राजनीति में आना, फिर उसके बाद प्रदेश और देश की राजनीति में आना, राजनीति में कैसे आए, कि कहाँ से शुरुआत हुई कि राजनीति में आया जाए, राजनीति किया जाए? जब 2007 में लिंग 2 की सिफारिश लागू हुई सारे विश्वविद्यालयों में, तो उसमें लगभग विश्वविद्यालय के हमारे जो जितने भी बड़े भाई थे, सीनियर थे, जो पदाधिकारी थे, वो शासन चुनाव से ओवरेज हो गए थे। उस समय एक नई पौध विश्वविद्यालय में उत्पन्न हुई। एक ग्रुप होता था, हर एक नेता का ग्रुप होता था। उस नेता से एक नेता उभर के सामने आए कि हम शासन चुनाव उनको लड़ाएंगे, वो उनको लड़ाएंगे। उसमें भी मेरे बड़े भाई महामंत्री थे उस समय, राम सिंह राणा जी। तो मैं उनसे कहा कि मैं शासन चुनाव लड़ना चाहता हूँ, तो कहा कि जाकर तैयारी करो। तो 2007 में जब हमने तैयारी शुरू की और तमाम बड़े भाइयों का आशीर्वाद मिला, सहयोग मिला, अचानक बहन मायावती जी की सरकार बनती है और जिस दिन लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्र संघ नामांकन की डेट घोषित होनी होती है, उसी शाम को एक फरमान जारी होता है कि किसी भी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव नहीं होगा। तो छात्र संघ चुनाव बंद हो गया। उस समय हम लोग ग्रेजुएशन में थे और हम लोग विश्वविद्यालय में अपना दोस्ती यारी मित्रता में घूमते थे। कैंपस में जो मिल जाता था उसकी मदद करते थे। बड़े भाइयों से सीखे थे। हॉस्टल में पूरा जीवन व्यतीत हुआ। एक थाली में 4 लोग का खाना, इनका कपड़ा कोई और पहन ले, हमारा कपड़ा कोई और पहन ले, मैं किसी और का पहन लूँ। एक भाईचारा जो हमने विश्वविद्यालय में सीखा, दूसरे के लिए समर्पण, दूसरे के लिए त्याग, दूसरे के लिए लड़ जाना, दूसरे के लिए मार खा जाना, मार देना, या यहाँ तक कहिए कि बिना वजह हॉस्टल में हम लोग रहते हुए भी दूसरों से झगड़ा कर लेते थे। हमारे भाई को क्यों देख रहे हो, क्यों घूर रहे हो। छोटी छोटी बातों पे सीख भी मिलती थी। बड़े भाई हमारे डांटते भी थे हम लोग को हॉस्टल में, जो आज परंपरा खत्म हो चुकी है। लखनऊ विश्वविद्यालय में जब एक नियम लागू हो गया, फूट डालो और शांति बना, ये राजनीतियों की थी। और लखनऊ विश्वविद्यालय में हॉस्टल में पीजी का छात्र, यूजी का छात्र, दोनों को अलग अलग हॉस्टलों में शिफ्ट कर दिया गया। फर्स्ट ईयर का भाई आता है, वो खुद नहीं पहचान पाता कि कौन सेकंड ईयर में है, कौन थर्ड ईयर में, कौन एमए में कर रहा। जब हम लोग आए थे तो एक ही हॉस्टल में पीएचडी के स्कॉलर थे, पीजी कर डबल पीजी करने वाले थे, कोई पीजी करके एलएलबी करने वाला था। तो हम लोग देखते थे, पूछते थे, तो पता चलता था कि ये जो है बीए एमए कर चुके हैं, तो हमको लगता था कि बहुत सीनियर है। तो पूछते थे, परीक्षा के समय वो लोग हेल्प भी करते थे, कैसे पेपर देना है, कैसे कपड़ा पहनना है, कैसे किसी से बोलना है। जो चीज़ हमको माँ बाप सिखाते थे वो हमारे सीनियर हॉस्टल में सिखाया करते थे। कौन सा कपड़ा कब कहाँ पहन के जाना है। वो अलग बात है कि हॉस्टल में हम लोग जिस वेशभूषा में रहते थे उसी वेशभूषा में कैंपस चल देते थे, लेकिन मार खाते थे। एक बार हमको 3 सीनियरों ने मारा। अच्छा। मैं स्लीपर पहन के जो चला आया था कैंपस। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि कैंपस में आते हो, कुछ सीखने आए हो मऊ से, आज के बाद जूता पहन के मत आना। अच्छा। तो मारे भी हमको, हम बहुत रोए भी। फिर हॉस्टल में गए, फिर हॉस्टल में वही लोग हमको समझाए, रात का खाना खिलाए, तो बहुत प्यार से जो चीज़ें हम लोग को नहीं समझ में आती थी वो लोग समझाते थे। लेकिन वही एक चीज़ विश्वविद्यालय में दूरी हो गई। छोटे बड़े का जो फर्क होना चाहिए, जो छोटे बड़े की पहचान होनी चाहिए, एक तरीके से खत्म हो चुकी है। यदि हम ही आपके बगल में आके बैठ जाए तो आपको मालूम ना हो तो आपकी भाषा दूसरी रहेगी। यदि मालूम हो कि हमारे सीनियर हैं, बड़े भाई हैं, ये कौन है, तो शायद दूसरी भाषा हो। बिल्कुल। हम यूथ है, यूथ जिसमें चलता है उसमें अपनी मनमानी करता है, लेकिन एक सीनियर था तो वो बांधे रहता था।
बड़े छोटे गुरुजन किसका पैर छूना है, कैसे क्या अपना काम निकलवाना है। एक ढंग पाठशाला होती थी हॉस्टल में, रात को पाठशाला चलती थी कि कैसे किसके पास जाके जो है अपना काम, एक काम करने का और काम कराने का तरीका भी बताया जाता था। अब यही नहीं था कि जो सीनियर, और जब मैं विश्वविद्यालय में आया तो रैगिंग का एक बहुत बड़ा खौफ था जी, बड़ा खौफ होता है जो बच्चे लगे आते हैं 12वीं पास करके। हम लोग बैठे रहे, एडमिट नामांकन हुआ, उस हम लोग का दाखिला हो गया प्रवेश में, तो हम लोग सोचे कि रैगिंग क्या होती है। तो रैगिंग, दिसंबर बीत गया, जनवरी बीत गया, रैगिंग का मतलब ही हम लोग नहीं समझे, सिर्फ सुने थे कि ये होता है कि में कपड़ा उतरवा दिया जाता है, गाना गवाया जाता है, 1 रुपये के सिक्के से पूरा हाल को नपवाया जाता है। तो जब विश्वविद्यालय में एक रात दरवाजा खटखटाया, कहा कि कॉमन रूम में जाओ। अच्छा, तो सारे मुश्किल से, क्योंकि मैं अचानक छात्रावास में रहता था, मुश्किल से 25-30 हम लोग जूनियर थे। अच्छा, वो भी कौन जूनियर थे, कोई ना कोई किसी सीनियर का परिवार का था, रिश्तेदार था या भाई था। तो हम लोग को बुलाया गया। अब उसमें हम लोग डरे सामे गए, रैगिंग में हम लोग को दरी पर बैठा दिया गया। तो हम लोग सोचे कि अब तो मार खाना है, कपड़ा निकलवाना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ पे बताया गया कि कौन तुम्हारा बड़ा है, ये सीख मिली कि कौन किस सब्जेक्ट से पीजी कर रहा है, कौन पीएचडी कर रहा है, कौन नेट क्वालिफाई है, और किसके पास जाओगे तो पढ़ाई संबंधी तुमको मदद मिलेगी, या कभी कोई समस्या हो गई शहर में या तबीयत खराब हो गया जो भी, तो कौन तुमको मदद करेगा। ये सारी चीजें उस रात हम लोग को समझ में आई। हुआ। लेकिन एक गलती थी हम लोग की। अच्छा, हम लोगों ने हंसी मजाक में कहीं कहे थे कि सीनियर होगी तो रैगिंग होगी तो सीनियर की ऐसी की तैसी, वो सारी चीजें आपस में हम लोग कहे। अच्छा, वो सब हमारे सीनियर सुने हुए थे। अच्छा, उसको लेके हम लोग को किनारे खड़ा कर दिया गया। 3-4 लोग थे, वो कहा गया बताओ, हम लोग माफी भी मांगे। और जो भी भाषा होती है जनरली आप तो समझ ही रहे हैं कि किस भाषा में आदमी कहा होगा और किस भाषा में वो आदमी सुना होगा। डांट भी पड़ी, फिर सिखाया भी गया कि कैसे अपनी बात को कहनी चाहिए और कौन सी बात नहीं करनी चाहिए। तो एक परिवार की तरह से, एक छोटे भाई की तरीके से हॉस्टल के सीनियर सारे जूनियरों को मानते हैं। किस किस हॉस्टल में रहे? जी, मैं अचानक छात्रावास में रहा, जब वो खाली हो गया तो पीजी में हमको हबुल्ला छात्रावास में मिला। और जब मैं पीएचडी कर रहा था तो बीरबल सानी छात्रावास में मुझको मिला। ये 3 हॉस्टल में हमने अपना जीवन व्यतीत किया है, शिक्षा के, चाहे जो भी कहिए, राजनीति के लिए, शिक्षा के लिए। और धीरे धीरे जैसे 2007 का सत्र बीतता गया, 8, 9, 10, 12 में जैसे समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है और माननीय अखिलेश यादव जी शपथ ग्रहण लेते हैं और छात्र संघ की घोषणा करते हैं कि हम सारे विश्वविद्यालय महाविद्यालयों में छात्र संघ करवाएंगे और सख्ती से करवाएंगे। तो लिंग 2 सिफारिशों पे तो एक पूरे प्रदेश में जो एक यूथ कैंपस में रहता, चाहे महाविद्यालय हो चाहे विश्वविद्यालय, एक उम्मीद के साथ उसने तैयारी शुरू कर दी। मार्च के महीने से छात्र संघ की चुनाव की तैयारी कर दी। जब तैयारी धीरे धीरे बढ़ती गई, जुलाई का महीना आया, अगस्त का महीना आया, प्रवेश फार्म आए, न्यू कैंपस में एडमिशन हुआ करता था। तो हम लोग ओल्ड कैंपस से न्यू कैंपस जाते थे, सुबह 8 बजे और शाम को 6 बजे आते थे। अच्छा, कि 2-4 लड़कों की मदद करते हैं वोट के लालच में, जैसे भी आप समझ लीजिए राजनीति में जो होता है। घोषणा भी हुई, नियमावली भी जारी हुई, विश्वविद्यालयों को सूचना भी आ गई कि छात्र संघ इस सत्र में कराना है। अब जब 2012 में लगभग हर पद के 2-4-10 भाई अपनी तैयारी करने में जुटे रहे, उसी बीच में एक दिन कोर्ट से यह सूचना मिलती है कि छात्र संघ चुनाव पे स्टे आ गया। स्टे हमारे ही बीच के हमारे एक भाई ने डेट ऑफ बर्थ को लेके स्टे आया। विश्वविद्यालय ने अपना दूसरा बयान जारी किया, उन्होंने अपने हलफनामे में कुछ दूसरा लगाया और उसके बाद से लगातार छात्र संघ चुनाव हमारे विश्वविद्यालय में बंद हुआ, धीरे धीरे कॉलेजों में और सारी जगह। आज की देखा जाए तो पूरे उत्तर प्रदेश में छात्र संघ चुनाव बंद हो गया। आप लंबे समय छात्र राजनीति किए हैं और अभी भी कर रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ, चूंकि आपके पास अनुभव ज़्यादा होंगे, तो आपको क्या लग रहा है कैसे छात्र संघ दोबारा कराया जा सकता है? देखिए, अभी कुछ दिन पहले हमारे छोटे भाई धरने पर बैठे थे। उस समय हमारा जो कांग्रेस का चुनाव चल रहा था, मैं उसमें व्यस्त था। जब 2012 में स्टे आया, उस समय मैं पीजी कर रहा था। हम लोग 1-2 साल ऐसे निकल गए कि आज स्टे वैकेंट होगा, कल होगा, नहीं हुआ। तो मैंने 2014 में अपने एक बड़े भाई से मिलके हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल किया। उसके बाद मेरा पिटीशन खारिज हो गया। खारिज होने के बाद, चूँकि मैं स्टूडेंट नहीं रहा, पीजी खत्म हो गया था, फिर जब मैं पीएचडी में एडमिशन लिया तो फिर मैं जो है चुनाव के लिए योग्य था, फिर मैं अपना पुनः पिटीशन दाखिल कराया पीएचडी बेस पे। अब वो
मैं कराया, एक हमारे साथी रहे थे उन्होंने पिटीशन दाखिल की, और मैं 3-4 भाइयों से रिक्वेस्ट करके दाखिल कराया। सुनवाई हुई, बहस हुई, तारीख भी मिली। 2019 13 दिसंबर को सूचना आती है कि छात्र संघ जो पिटीशनें थी, जो भी थे, सार को निरस्त किया जाता है। लेकिन उसमें साफ साफ ये नहीं कहा गया कि छात्र संघ चुनाव की घोषणा हो या छात्र संघ चुनाव कराया जाए। उसके नीचे 2 पॉइंट जोड़ दिया गया कि विश्वविद्यालय की सहमति और प्रदेश सरकार की सहमति से वर्गीकरण करके छात्र संघ चुनाव कराया जा सकता है। उसके बाद से प्रतिवर्ष भाई बंधु छोटे भाई धरना पे बैठते हैं, एक धरना चलता है, फिर उसके बाद वो ठंडे बस्ते में पड़ जाता है। प्रदेश सरकार या विश्वविद्यालय प्रशासन कभी ये नहीं चाहेगा कि छात्र संघ चुनाव हो, जो भी मंशा हो, जो भी सिरदर्द अपने सिर पे कौन लेना चाहे। तो इससे देखा जाए तो 2007 से लेकर अब तक जो एक कही जाती है कि राजनीति की उपज होती है, छात्र संघ नेताओं की उपज होती है, वो लगभग सूख रही है। बीच बीच में थोड़ी सी एक आस उठती है, फिर वो बंद हो जाती है। तो 2012 में जब चुनाव होने वाले थे, हाँ। तो उस समय आप किस पद के लिए तैयारी कर रहे थे? महामंत्री के लिए। महामंत्री के लिए मैं कर रहा था। और अध्यक्ष में किसको सपोर्ट कर रहे थे? किसी को नहीं। आप सपोर्ट नहीं कर रहे थे? देखिए, वो एक लॉबी होती है जी, वही मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि एक लॉबी होता है, वो सारे पद पर लड़ते हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय में जो लोग छात्र राजनीति किए हैं 2007 से पहले, 2007 के बाद और 2012 के बीच में राजनीति नहीं हुई। एक फौज आई, दाखिला ली और एक पीरियड में पढ़ाई पूरी करके अपना चली गई। 2012 में छात्र संघ चुनाव की घोषणा हुई, लोगों ने छात्र संघ चुनाव की तैयारी की, लेकिन उस समय एक बहुत बड़ा गैप हो गया था। छात्र राजनीति कुछ नहीं थी, नथिंग। तो देखा जाए तो विश्वविद्यालय में छात्र राजनीति जिसने देखी है और जिसने की है, वो एक बात जरूर कहेगा, या उसको एक दिल में है कि पूरे प्रदेश में यदि राजनीति होती है, छात्र राजनीति, तो सिर्फ लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रांगण में होती है। इलाहाबाद, कानपुर हो, BHU हो, फैजाबाद हो, वहाँ तो मैं नहीं बता सकता, घूमा जरूर हूँ, लेकिन ओरिजिनलिटी जो छात्र राजनीति होती है, छात्र राजनीति कैसे लड़ी जाती है, किस समय कौन सी दाग खेली जाती है, किस समय किसके साथ पलटवार किया जाता है, ये लखनऊ विश्वविद्यालय में को भी सिखाया जाता था, बताया जाता था और किया जाता था। तो छात्र राजनीति और राजनीति लखनऊ विश्वविद्यालय से बेहतरीन कहीं नहीं हमने देखी अपने जीवन में। और जगह एक गोलबंदी होती है, हत्याएं हो जाती हैं, गोल को लेके मारपीट होती है, लेकिन यहाँ कहीं कुछ ऐसी अराजकता नहीं थी। हाँ, कसन में थोड़ा बहुत जिंदाबाद मुर्दाबाद झड़प छात्रों के लिए, और छात्रों के लिए छात्र नेता जो है विश्वविद्यालय प्रशासन से लड़ते थे, कैंपस बंद होता था, तोड़ फोड़ होती थी, लेकिन पर्टिकुलरली कोई छात्र नेता अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने प्रवेश के लिए, अपनी सुविधा के लिए कोई आज तक मुकदमा या कोई भी कंप्लेन उसके शरीर पे नहीं हुई, नाम पे नहीं है। तो राजनीति यहाँ सिखाई जाती थी। आपने कहा 2019 से जब कोर्ट से आदेश आ गया कि विश्वविद्यालय और राज्य सरकारें चाहे तो चुनाव करा सके अपनी सहमति से, हाँ। फिर 2019 से 2024 आने वाला है, लगभग 5 साल होने को है, अभी तक क्यों नहीं चुनाव हुए? 5 साल में तो अब सरकार और विश्वविद्यालय को इस पर चर्चा करके चुनाव करा देनी चाहिए थी। अब गाँव में कहावत है, आ बैल मुझे मार। तो जहाँ छात्र राजनीति होगी, थोड़ा अशांति तो फैलेगी। विश्वविद्यालय के किसी भी प्रोग्राम में छात्र नेता भाग लेगा तो थोड़ा एक डायनेमिक कार्यक्रम होते रहेंगे, जिंदाबाद मुर्दाबाद, विरोध प्रदर्शन, तो वो कौन झेलेगा? वो झेलने की क्षमता होनी चाहिए किसी के अंदर, कि कोई व्यक्ति कोई बात कर रहा है, अगला व्यक्ति उस बात को सुन रहा है, उसको अमल कर रहा है, उसको विचार कर रहा है, तब तो संवाद करने में, सवाल पूछने में और सवाल का जवाब सुनने में आनंद आता है। लेकिन वो बात सुनने को कोई तैयार नहीं। कुलपति आए, तमाम लोग चले गए, लेकिन यहाँ के हमारे जो गुरुजन हैं वो शुरू से यहीं पे देखते रहे। क्या हो सकता है उनका अंदाजा उनको है। अच्छा। जो यहाँ के हमारे गुरु हैं, एक कुलपति का कार्यकाल होता है 3 साल का। वो विश्वविद्यालय, छात्र, प्रोफेसर, कर्मचारी, सबको उसको देखना है। तो इस लफड़े में क्यों जाए कि 2 महीने का एक पूरा टाइम छात्र संघ चुनाव में व्यस्त रहे। पढ़ाई भी बाधित हो सकती है, परीक्षाएं भी बाधित हो सकती हैं, गलत का विरोध हो सकता है। अब तो मनमानी हो रही है। तो आप मानते हैं कि लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्रों को नहीं सुना जा रहा है? मानते क्या, इसमें मानने की कोई बातें नहीं है, दिखाई देता है। अच्छा। खैर सुधार हुआ है, हमारे कुलपति जी ने बहुत सुधार किया, लेकिन एक व्यक्ति के सुधार करने से और सुधार चाहने से कुछ संभव नहीं है। कर्मचारी भी सुधरे, हम भी सुधरे, हमारे छोटे भाई भी सुधरे,
हमारे यहाँ के आचार्य उपाचार्य जी लोग भी सुधरे। तो जब सुधरने का हम कोशिश करेंगे तब विश्वविद्यालय सुधरेगा। पर्टिकुलरली एक फरमान जारी हो जाने से कोई नहीं सुधरता है कि नहीं ये होना चाहिए, कुछ नहीं, सबको उसमें सम्मिलित होना पड़ेगा। जब नैक का दौरा आया और विश्वविद्यालय को A++ मिला, उस समय तमाम विभाग के पूरे जितने भी स्तंभ कहे जाए, विभागाध्यक्ष हो, प्रोफेसर हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, छात्र हो, PhD स्कॉलर हो, कर्मचारियों ने पूर्णतः 100% दिया, जिसका लाभ मिला कि लखनऊ विश्वविद्यालय को नैक A++ श्रेणी में आने में सुविधा मिली और प्राप्त किया। उस समय लगभग 2-3 महीने का जो पीरियड था नैक का, शायद हमारे जीवन में उतना बढ़िया पीरियड कभी नहीं आया। विश्वविद्यालय में सफाई, कमरों की सफाई, रंगाई पुताई, पूरा विश्वविद्यालय एक दुल्हन की तरह सजा हुआ था, बहुत खूबसूरत लग रहा था। वो प्रक्रिया नैक मिली, बंद हो गई। उसके बाद स्वतः अपनी जगह पे शायद वही प्रक्रिया कायम हो तो विश्वविद्यालय का दृश्य कहीं और सुंदर हो। अब उसमें सिर्फ कुलपति की भूमिका नहीं है, उसमें हम सबकी भूमिका है, छात्र भी है, अध्यापक भी हैं, कर्मचारी भी हैं। अब चले जाइए विभागों में, आपको एक कोना कचरा मिल जाएगा, पान का गुटखे का मिल जाएगा। विश्वविद्यालय में भ्रमण कर दीजिए, साइंस विभाग में घूम जाइए, साइंस विभाग के चारों तरफ आपको जो है झाड़ियाँ मिल जाएंगी। हॉस्टलों में चले जाइए, हॉस्टलों के पीछे घूमिए, गंदगी पर्याप्त मिली रहेगी। कर्मचारियों के आवास की तरफ चले जाइए, उसमें गंदगी मिली रहेगी। जो यहाँ के प्रोफेसर है उनके आवासों के आसपास घूम लीजिए तो लगेगा ही नहीं कि ये विश्वविद्यालय के प्रोफेसर का आवास है। वहाँ भी वही झाड़ियाँ, वही गंदगी। विश्वविद्यालय के चारों तरफ घूम जाइए तो कूड़ों का अंबार मिलेगा। हॉस्टलों में पानी कहीं से टपक रहा है, कहीं से मच्छर आ रहे हैं, कहीं मच्छर पनप रहे हैं, कहीं पे मेस का खाना फेंका जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो एक दिन में एक व्यक्ति से और एक निश्चित समय में नहीं खत्म होंगी, उसके लिए पूरे विश्वविद्यालय के स्तंभों को लगना पड़ेगा। सुंदर दिखना है तो सुंदर मन, सुंदर विचार भी लाना होगा। और रही बात छात्र राजनीति की कर रहे हैं, तो ये भी एक विश्वविद्यालय का एक अहम हिस्सा है। छात्रों को सुंदर और छात्र राजनीति से राजनीति की तरफ भेजने का एक सुंदर रास्ता है। यदि हम और आप चाहें, विश्वविद्यालय चाहे तो छात्र संघ चुनाव बहुत बड़ी बात नहीं है। उसके होने में क्या फ़ायदा है और ना होने में क्या फ़ायदा है, वो लोग देखे हैं जो लोग छात्र संघ चुनाव के पीरियड में रहे हैं कि कौन सी सुविधा और कौन सी असुविधा पनपती है और कौन सी असुविधा को कैसे समाप्त किया जाता है, उस समय वो लोगों ने देखा है। तो इसीलिए हम सबको मिलकर विश्वविद्यालय, शिक्षा, छात्र राजनीति या क्षेत्र राजनीति या समाज, एक व्यक्ति विशेष के बदलने से, विचार रखने से नहीं होगा, सबको करना पड़ेगा। सफाई हो, पढ़ाई हो, रिजल्ट हो, समय से दाखिला हो, सारी सुविधाएं एक हॉस्टल में जो होनी चाहिए, एक कैंपस के अंदर होनी चाहिए, डे स्कॉलर को जो सुविधा मिलनी चाहिए, सबको मिलकर उसके आवाज़ उठानी चाहिए, उसकी ज़रूरत को महसूस होना चाहिए कि हाँ यह चीज़ चाहिए छात्रों को। मैं ये जानना चाहूँगा कि आप तो लंबे समय राजनीति किए हैं, लेकिन वर्तमान समय के जो छात्र हैं, इस समय जो छात्र राजनीति कर रहे हैं, उनमें से कौन से ऐसे छात्र लेता है, ये 2-4 नाम बताइए जो आपको लग रहा है कि सकारात्मक छात्र राजनीति कर रहे हैं। ये देखिए, गांव में काफी मुश्किल सवाल हो गया लग रहा है। तो मुश्किल सवाल नहीं, बस जवाब मुश्किल है, कड़वा है जवाब, सुनने में लोगों को बुरा लग सकता है। अच्छा, एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ। मैं क्रिकेट खेलने गया था तो हमारे कोच ने कहा कि अनुशासन। हम कहे कि क्या मतलब? कहा कि एक गांव का लड़का जब आर्मी में भर्ती होने की तैयारी करता है, 2 चीज़ें वो बहुत बखूबी करता है। उसको यदि भर्ती होना है तो सुबह समय से उठना, शारीरिक दौड़ करना, व्यायाम करना, समय से खाना, समय से अपने घर पे रहना, स्कूल जाना, और एक लगन और एक लक्ष्य को देखते हुए वो पूरी तैयारी करता है 1 साल 2 साल, और वो दौड़ भी निकालता है, फिजिकल भी निकालता है और भर्ती भी हो जाता है आर्मी में। तो उसमें आर्मी में जो अनुशासन होता है, वो अनुशासन उसके भर्ती होने से पहले उसके अंदर आ जाता है कि नहीं, मुझको सुबह उठकर दौड़ना ही दौड़ना है, शाम को हमको दौड़ना, हमको भर्ती निकालनी है, हमको वर्दी पहननी है। तो उसके अंदर एक अनुशासन आ जाता है, एक लक्ष्य निर्धारित कर लेता है कि नहीं, हमको भर्ती ही होनी है और कुछ नहीं होना है। तो उस लड़के से, उस युवा से हमको सीखनी चाहिए। वो एक भर्ती होने के लिए, आर्मी की वर्दी पहनने के लिए अपनी नींद, अपनी खुशी, अपना चैन, जैसे आप गाँव में भ्रमण करेंगे, गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, बलिया, देवरिया, तो हम लोग निमंत्रण के लिए जाते हैं कहीं खाना खाने, दोस्त मित्र के। सड़कों पे एक लंबी फौज दौड़ती है,
सारी सुख सुविधा छोड़ के पसीना बहाती है, नहीं हमको भर्ती ही होना, हम दौड़ लेंगे तभी कहीं जाएंगे। वो अनुशासन हमारे विश्वविद्यालय में छात्र जो नेता छोटे भाई हैं उनको सिखाने वाला और बताने वाला अब नहीं रहा, और ना ही कोई सीखने वाला है। बड़ी बात कह रहा है। सीखने वाला होता तो शायद वो कहीं जाके पूछता और सीखता, और एक मुहिम के तहत उसको सफलता मिलती। लेकिन दोनों है, ना हम बताना चाहते हैं ना वो सुनना चाहता है, ना वो पूछना चाहता है, हम उसकी दर्द को समझना चाहते हैं। शायद हम जो दर्द झेले हैं शायद वो ना झेले, शायद वो दर्द झेल रहा है जिस उम्मीद से उसको लगे कि नहीं हमको छात्र राजनीति करनी है, उसकी पीड़ा वही जानता है। हम झेल चुके उस पीड़ा से, वो हम ही जानते हैं उस पीड़ा से कैसे निकले, वो हम जानते हैं। जो व्यक्ति जिस पीड़ा में रहता है उसका दर्द वही समझता है। तो किसको कहा जाए, किस पर्टिकुलर व्यक्ति का भाई का नाम लिया जाए कि नहीं वो छात्र, उसी में 2-4-6 भाई थे जो धरने पर बैठे थे, एक मुहिम चलाए, लेकिन कितनी सफलता मिली और कितना दर्द सहा उसने, उन लोगों ने, वो उनसे पूछे, हम नहीं समझ पाएंगे। आ तो आए, माइक थमाए और पूछे और चले गए। जो रात को बैठा रहा, घर से फोन आता होगा कि बेटा क्या कर रहे हो, सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला होगा कि उनका लड़का धरने पर छात्र संघ के लिए बैठा, तो शायद माँ बाप भी गाली दिए होंगे। बड़ा भाई होगा तो वो भी कहा क्या कर रहे हो, पढ़ने गए हो कि नहीं। लेकिन वो जो छात्र राजनीति और छात्र संघ के चुनाव की जो पीड़ा है ना, वही समझेगा, उसका दर्द दूसरे को नहीं पता चलेगा। तो जब वो दर्द 6 भाइयों के अलावा 600 भाइयों में होगा, 6000 भाइयों में होगा, तब जाके विश्वविद्यालय में छात्र राजनीति की मुहिम सफल हो सकती है। लेकिन ये संभव 2012 से लेकर 2024 के 12 साल के पीरियड में संभव नहीं हो पाया। एक मुहिम चलती है, कुछ भाई चलाते हैं, थक जाते हैं, न उनको कोई धक्का देने वाला है, न उनको ढाढ़स देने वाला है कि नहीं तुम लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नाम नहीं बताया अभी तक, नाम नहीं बताया अभी तक। नाम किसका ले? आपको जो लगता है, आपके पास तो अनुभव काफी है। देखिए, एक अनुभव काफी है। एक पीरियड में बड़े छोटे भाई आए, संघर्ष किए, चले गए। एक समय होता है BA MA या एक, और उसके बाद घर वाले भी पूछते हैं कि अब क्या जी, क्या कर रहे हो, उसका जवाब देना बड़ा मुश्किल है कि हम लखनऊ विश्वविद्यालय में क्यों रुके हैं। BA किए, MA किए, नेट हो गया चाहे PhD हो गया, तब तो चलेगा कि नहीं नेट हो गया, PhD कर रहे हैं, JRF हो गया, PhD कर रहे हैं या नहीं। अब उसके बाद लड़का डिसाइड करना था कि हमको UPSC की तैयारी करनी है, वनडे का एग्जाम करना है, B.Ed करना है, टेट करना है, हमको नौकरी नहीं है कि रोजी रोटी में जाना है। लड़की यदि है तो उसके ऊपर ये होता है कि या तो तुम नौकरी कर लो या तो शादी ब्याह का प्रेशर आने लगता है। एक जनरली चीज़ें जो एक परिवार में होती है कि 25 साल 26 साल उम्र हो गई, लड़की की शादी करनी है, बताओ, तुम प्रेशर बनता है घर से कि तुम कुछ करो या हम तुम्हारी शादी कर दें। उस स्थिति में लड़का अब क्या करे, या तो कैंपस छोड़ दे या एक अपना सपना छोड़ दे, एक उम्मीद छोड़ दे। और छूट ही गया 2007 से बाद, एक सपना छूट गया, सपना टूट गया, उम्मीद छूट गई, कितनों की उम्मीद बोरे में बंद हो गई, खत्म हो गया। बस फेसबुक पे देख के खुशी होती है कि हाँ कुछ भाई हैं, लेकिन तकलीफ वहीं तुरंत जाग जाती है। अरे साला छात्र संघ चुनाव होता तो शायद कुछ और नज़ारा होता। एक पदाधिकारियों की फौज जो निकलती थी, अध्यक्ष उपाध्यक्ष महामंत्री जूनियर लाइब्रेरियन की, खत्म हो गई। चलिए, नाम बताने से शायद बच रहे हैं, लेकिन मैं अब आगे बात नाम बताने का मतलब है कि हमको जी समझ गया। उन भाइयों का नाम भी नहीं, ये 2-3 भाई हैं जिनका नाम, जैसे विद्यावासिनी शुक्ला अभी मूवमेंट किए थे, और उसमें एक भाई प्रिंस जी, उसका नाम है। बाकी 2-3 भाइयों का नाम याद नहीं है। नाम लेने में कोई हिचक नहीं है, जो अच्छा काम करेगा उसका नाम लेने में कोई हिचक नहीं। लेकिन पर्टिकुलर यदि 9 नाम याद होता तो हम सब 9 का नाम लेते हैं। यदि आपके पास है तो दे दीजिए। नहीं, वो सबके पास होगा, हमको लग रहा है कि जो मैंने देखा होगा वो हम उस दौरान थे नहीं, आप चुनाव में व्यस्त, अपने चुनाव में व्यस्त थे। ये जो 2 नाम थे जो मुहिम को लगभग महीनों से चला रहे थे। जी, कहीं पे दीवार पे बैनर लगा के हस्ताक्षर कराए, पेपर बांटे, पर्चा बांटे, बातें कहीं। तो ये दोनों भाई जो है हमेशा चेहरे पे आते रहे। विद्यावासिनी शुक्ला हुए, चैंपियंस हुआ, नहीं भैया छात्र संघ चुनाव के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, मदद करिए। शायद मदद हम नहीं कर पाए, लेकिन और लोगों ने, बड़े भाइयों ने आया, समय दिया, अपनी बात कही। और जो 7 भाई थे जो उनके साथ बैठे मजबूती के साथ, उनका नाम नहीं याद है। मैं अब आगे जानना चाहूँगा कि आप कांग्रेस पार्टी के नेता है, तो कौन सी ऐसी सरकार आपको लग रही है कि छात्र राजनीति में छात्र संघ को बहाल करा सकती है? देखिए, आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेता है जी, इसमें भी आपत्ति है क्या आपको? नहीं, आपत्ति नहीं है। नेता छात्र राजनीति से निकले, एक हमारा या हमारे जैसे तमाम युवाओं का शौक है नेता बनने का। भारत में नेता बनने का और नेता कहलाने का एक शौक है, एक उनके पास उम्मीद है कि हम नेता बने। उसी रास्ते पर हम भी चल रहे हैं। तो नेता 2 लोगों को कहा जाता है, वो कि जिसकी आवाज़ सुनने के लिए और जिनकी बातों को अमल करने के लिए एक समूह खड़ा हो,
उसको नेता कहते हैं। अभी हम नेता नहीं है, अच्छा अभी हम सीख रहे हैं, शायद बने या ना बन पाए। तो जब आप घूमेंगे ना पूरे भारत में, तो उंगली पे नेता वैसे मिलेंगे। जी जैसे अभी आम जो चुनाव हुआ, किसके नाम से सरकारें बनी आपको भी मालूम है। जी विपक्ष में किसके नाम से चुनाव लड़ा गया वो भी आपको मालूम है। कमियां खामियां दोनों चलती रही, किसी की सरकार बनी, किसी की सरकार गई, लेकिन उन दोनों स्तंभों को देखा जाए तो उनको सुनने के लिए, उनको देखने के लिए, उनकी बातों पर अमल करने के लिए एक जनसमूह है, एक तादाद लगी हुई है। अभी उस श्रेणी में हम लोग नहीं है, हम लोग तो उस श्रेणी में है कि भैया हम भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो नेता सब भारत में हमारे जीवन में एक सिर्फ माननीय मुलायम सिंह जी के ऊपर लगा। नेताजी का मतलब किसी को जानना है तो एक उनके पे, या कांग्रेस पार्टी में आप नेता शब्द का अर्थ समझना है तो आप इंदिरा गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री में जाइए। भारतीय जनता पार्टी में देखना है तो अटल जी को देखिए, कल्याण जी को देखिए। ये नेता हुआ करते थे जिनके नाम से सरकारें बनती थी और बिगड़ती थी, जिनके नाम से मंत्रिमंडल का चेहरा बदलता था। आपने वर्तमान समय का नेता का नाम ले लिया। वो तो जग जाहिर है, दो ही नेता हैं पक्ष और विपक्ष में, एक में माननीय राहुल जी हैं, एक में माननीय मोदी जी हैं। अच्छा दो ही नेता हैं, बाकी उनके समक्ष जो लोग हैं उनके सहयोगी हैं, उनके विचारक हो सकते हैं, लेकिन दोनों को देखा जाए तो दो ही नेता इस समय है। अच्छा चाहे प्रदेश में देख लिया जाए तो क्षेत्रीय पार्टी के हैं जिनके बात सुनने के लिए, जिनकी बातों पर अमल करने के लिए यहाँ की क्षेत्रीय जनता है, लेकिन एक सेंट्रल में देखा जाए, एक पूरे भारत में देखा जाए तो माननीय राहुल जी, माननीय मोदी जी और लोगों को देखा जाए तो सहयोगी हैं। अच्छा जितनी भीड़ इन दोनों नेताओं में लगती है, मुख्य वही है, हम दो ही नेता हैं, तो इससे दो ही नेताओं का चुनाव हो रहा है, चुनाव जीता जा रहा है, चुनाव हारा जा रहा है। तो इससे ये भी अर्थ निकलता है कि जो अगर चुनाव होता है इंडिया गठबंधन बनाम एनडीए, इंडिया गठबंधन के मुख्य चेहरा राहुल जी ही होंगे। राहुल जी ही है, राहुल जी ही है वो एक लोगों का विचार, जो भी व्यक्तिगत विचार हो, जी, लेकिन नेता तो दो ही है। अब ये सारे घोषणाएं हुई, सारे प्रदेशों में तत्कालीन मुख्यमंत्रियों ने किया, जी महादेव ऐप आया, लाडली योजना आई, जी लेकिन जनता ने किसको कहा नहीं, हम उनके नाम पे वोट दिए। जी मीडिया, सोशल मीडिया पे भी जयकारा वहाँ के तत्कालीन मुख्यमंत्रियों की नहीं लगी, तत्कालीन नेताओं की नहीं लगी, लगी किसकी, केंद्र में बैठे उस व्यक्ति की लगी जिसके विचारों को लोगों ने कहा कि नहीं, हम उसके विचार से हम वोट दिए हैं। आम जनता ने विचार स्वीकार किया, कहीं मोदी जी के विचारों को स्वीकार किया गया, कहीं राहुल जी के विचारों को। तो जो दोनों के विचार है ना, वो नेता बनाती है। हम तो चिल्लाते रहेंगे, हमको कौन सुनने वाला। अच्छा हम तो विश्वविद्यालय में बहुत सारे लोग सुनेंगे आप। वो आपकी बात है, हमारे चाहने वाले जो होंगे 10, 20, 50, 100 वोट सुनेंगे। नहीं, यदि हम राजनीति कर रहे हैं तो हमारे भी कुछ 10, 20 लोग होंगे, संख्या कम है, उनकी संख्या लाखों में है। वो यदि आज कह दें, दोनों नेता कह दें कि नहीं आज ये होना चाहिए, तो शायद हम उस पार्टी के होकर ना करें, लेकिन जो उनके चाहने वाले हैं ना, वो करेंगे जरूर। जैसे कोरोना काल में थाली पिटवा दिए, वो एक लीडरशिप की पहचान है। पूरे हिंदुस्तान में 140 करोड़ जनसंख्या में थाली पीटी या ना पीटी हो, लेकिन एक संख्या, अधिक संख्या में थाली तो पीटी दी, दीपक जला ही दिया, तो उसको लीडरशिप कहते हैं। जैसे पद यात्रा हुई राहुल जी की और एक जन सैलाब उमड़ा, उसको नेता आप कहते हैं। हम लोग तो सहयोगी हैं, हम लोग तो सैनिक हैं, अभी निकले हैं, धीरे धीरे चलना सीख रहे हैं, दूसरों की बातों को समझना सीख रहे हैं कि अपनी बात को कैसे कहें कि 10 लोग सुने। वही है लीडरशिप, यही है। लोहिया जी हमने सुना कि जब आते थे भीड़ लग जाती थी हजारों की संख्या में। लाल बहादुर शास्त्री आते थे, किताबों में पढ़ा, एक भाषण में मैंने सुना मुलायम सिंह जी बता रहे थे कि लोहिया जी आने वाले थे, कम से कम 10,000 का जनसमूह खड़ा हुआ था रेलवे स्टेशन पे, सिर्फ एक झलक पाने के लिए। तो वो नेता बनने की क्वालिटी है कि नहीं है, हम बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे, ये कहना संभव नहीं है। अभी एक नेता विधानसभा का चुनाव लड़ेगा तो उसको ताकत दिखाने के लिए पैसा खर्चा करना पड़ता है। पैसा नहीं खर्च करेगा, गाड़ी घोड़ा जनसमूह नहीं इकट्ठा होगा। लेकिन जो वाकई में नेता है, उसके मुखारबिंद से निकला एक जनसमूह तैयार हो गया, बिना पैसे के, बिना त्याग से, नहीं हमारा नेता और हम जाएंगे। तो उस तरीके का नेता बनना, उस जगह पे पहुंचना सब कोई के बस की बात नहीं। नेता तो बहुत है, विधायक भी नेता है, सांसद भी नेता है, एमएलसी भी नेता है, लेकिन जीता किसके नाम पे? पूरे हिंदुस्तान में जितने विधायक सांसद जीते हैं, किसी न किसी दो नामों की वजह से जीते हैं। एक नाम से और अपने नाम से जीतने वाले 2-4 हैं, उंगली पे दहाई होंगे, लेकिन एक पूरी जो कौम जीती है, 402 विधानसभाएं हैं या उससे अधिक,
जो लोकसभाएं 80 हमारे यहाँ है, जो जीती है ना, उन नेता के उस पर जीती है। यदि व्यक्तिगत राजनीति हो और व्यक्तिगत अच्छे नेता हर विधानसभा लोकसभा में हो, तो शायद किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत ना मिले। अच्छे नेता निकलेंगे हर पार्टी में, हर जगह अच्छे नेता हैं। अच्छे नेताओं को शायद टिकट ना मिले, जातिवाद के नाम पे, धर्म के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे पूरा बटा हुआ है। उत्तर भारत बटा हुआ है, पूर्वांचल, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल है, पश्चिम है और मध्य है। तो एक जाति विशेष जाति धर्म के नाम पे बटा हुआ है। लेकिन जब एक उनका नेता आता है, उसके नेता के हिसाब से वो जनसमूह उनको प्रतिनिधि चुन के भेजता है। अब उनके अंदर कितनी काबिलियत है कि वो नेता बन के उभर रहे हैं कि सांसद ही बन के ला रहे हैं। तो अभी तक आपने जवाब ले दिया जो मेरा प्रश्न था कि कौन सी ऐसी पार्टी है जो लग रहा है आपको कि शासक बहाल कराएगी। देखिए एक बात बता दें, जवाब और सवाल दोनों को सुन लीजिए। जब 2012 में छात्र संघ चुनाव बहाल हुआ और लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव पर स्टे आया, तो उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी। यदि चुनाव होना होता या चुनाव कराने की मंशा हमारे प्रदेश सरकार में और हमारे विश्वविद्यालय प्रशासन में मंशा होती, तो उसी में हो जाती। उसके बाद सरकार बदली, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तो उस मंशा को उसने भी जाहिर नहीं किया कि नहीं छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। उसने सोचा कि चलो शांति बनी, ऐसी बहाने शांति बनी रहे। तो अब किसको कहा जाए? कराने को तो माननीय मुख्यमंत्री जी आज चाहें तो हफ्ते दिन के अंदर चुनाव हो जाए, कोई नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता। और शायद चाहने में हमारी कमी है, विश्वविद्यालय प्रशासन की कमी है या हमारी स्वयं की कमी है। अब किसकी कमी है ये निकालना बड़ा मुश्किल है। अब मैं आपके बारे में जानना चाहूँगा कि आप लंबे समय छात्र राजनीति के, तो कोई आप संगठन से उस समय छात्र राजनीति में जुड़े थे या नहीं? मैं बिना संगठन के, बगैर संगठन के, और संगठन में एक नाम जुड़ा था जो खुद संगठन में जुड़ा था, तो उस वजह से हमको लोगों ने, बड़े भाई महामंत्री थे, समाजवादी छात्र सभा से मनोनीत थे, अध्यक्ष का उनको टिकट भी मिला, चुनाव हारे भी, तो मैं उन्हीं की टीम का एक छोटा सा मेंबर था। तो नाम जुड़ा रहा समाजवादी छात्र सभा से, समाजवादी पार्टी से, लेकिन पर्टिकुलरली मैं उस संगठन में पूर्णतः समर्पण नहीं था। तो अभी मैं ये जानना चाहूँगा कि जब आप बढ़िया बिना किसी संगठन के छात्र राजनीति कर रहे थे, तो फिर उसके बाद जब प्रदेश या देश की राजनीति करने की मंशा बनी, तो कांग्रेस पार्टी से ही क्यों जुड़े? आपके पास कई सारे विकल्प थे। इस समय प्रचंड बहुमत में है प्रदेश और देश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी, या फिर उत्तर प्रदेश की बात करें तो मुख्य विपक्षी पार्टी है, और आपने कहा है कि मेरा समाजवादी छात्र सभा से नाता था ही, तो आप समाजवादी पार्टी से नहीं जुड़े, भाजपा से नहीं जुड़े, कांग्रेस से क्यों जुड़ गए? देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है राष्ट्रीय पार्टी है। अभी भी 6 राज्यों में इसकी सरकार है, सत्ता में है, सत्ता से दूर है, उत्तर प्रदेश की सत्ता से एक लंबे अरसे से दूर है। वो मायने नहीं रखता है। मायने लगता है कि यदि एक हमारे विश्वविद्यालय की जो भीड़ थी 2 पार्टियों में जाकर स्तंभ खड़ी हुई, मैं भी जा सकता था, लेकिन शायद विचार न मिले हो, सोच न मिली हो, या दिल को नहीं अच्छा लगा। कांग्रेस में हमको शांति मिली, एक खालीपन था, एक रास्ता था, अपनी बात कहने का, अपने विचार रखने का एक मौका मिलता है कि नहीं ऐसे काम ऐसे होने चाहिए। यदि हम दूसरी पार्टियों में जाते हैं तो उस दौर में काफ़ी पीछे रहते हैं, हमारी बात वहाँ तक पहुँच पाए या ना पाए, बीच में ही वो समाप्त हो जाएगी। हमसे भी बहुत बड़े लोग हैं, हर जगह आप जाएंगे तो पहले से लोग मौजूद रहते हैं, आपसे योग्य, कर्मठ और मजबूत स्थिति में। तो हम तो अभी एक शुरुआत की है, तो शुरुआत करने में हमको अच्छा लगा कि नहीं हम कांग्रेस में अपनी बात कह लेंगे, अपनी बात सुन लेंगे, अपनी बात सुना लेंगे। और एक राजनीति करने का जो तरीका होता है, जो कैसे राजनीति की जाती है, हमको सीखने का जो एक मौका है कांग्रेस में ही मिल सकता है। जो तत्कालीन सरकारें हैं या जो सरकार से दूर हुई हैं, उनमें शायद हमको राजनीति करने का मौका ना मिले। और एक घेरे में घूमने से अच्छा है कि पूरी दौड़ लगाई जाए, देखा जाए कि शरीर आत्मा कहाँ तक थकती है और कहाँ तक सफलता मिलती है। अब किसी धारा में सभी लोग बह रहे हैं, उल्टा भी बढ़ने वाला कोई चाहिए ना, धारा के विपरीत। धारा के अब सारी धाराएं एक पार्टी पे जुड़ जाए तो आपकी धारा क्या होगी? विरोध करने वाला आपका भी तो धारा होना चाहिए ना। अरे हम सत्ता से दूर हैं तो विरोध तो करेंगे, कहे ना जाएंगे कि हम कांग्रेसी हैं। आपने कहा ना कि हम कांग्रेसी हैं, तो वही बहुत है। आपका विरोध तो करें। अरे सभी लोग हम यहाँ करेंगे तो ना कौन कहेगा? तो आपको क्या फायदा होगा उससे? कब तक ना कोई सरकार आने वाली दिख रही है, क्या लग रहा है 24 में आ जाएगी कि क्या केंद्र में? अब क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो बहुत दूर है। देखिए एक आपको बात बताता हूँ, एक चुनाव जो हो रहे हैं अब,
लहर में हो रहा है। लहर में एक मास वोट किसी का नहीं रहा, एक परिवर्तन दिख रहा है जनता को, वो उसके साथ हो रही है। स्वार्थ जुड़ रहा है, उसके साथ हो रही है। अब वो नहीं देख रही। जैसे उत्तर प्रदेश की जनता ने बहन जी को पूर्ण बहुमत दिया, जब चुनाव हुए उसके बाद तो लोगों ने ये सोचा कि तो सरकार है। अचानक पूरी जनता ने समाजवादी को चुन लिया, वो भी उनसे अधिक सीटों पे। उसके बाद उससे जनता नाराज हुई, नाखुश हुई, असंतुष्ट हुई, पुनः भारतीय जनता पार्टी को चुन लेती है। जनता वोटर तो वही है, जिसका जो वोट है वो घटेगा बढ़ेगा 2% 3%, पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है। शायद ये एक उम्मीद है, एक विश्वास है कि कभी भी तो उत्तर प्रदेश की जनता जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ अपना रुख करेगी, अपना विचार रखेगी, अपना मत करेगी। इसी उम्मीद से जुड़े हैं। तो कैसा लहर है कि 2014 का लहर अभी 2024 तक खत्म नहीं हो रहा है, राज्य हो चाहे केंद्र हो। देखिए, यदि धरातल पे भूतल पे देखा जाए तो कहीं ना कहीं कमियां होती हैं। कुछ कमियां कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में होंगी, जिनकी वजह से आम जनता जो आम चुनाव में स्वीकार नहीं कर रही। वो क्या कमियां हैं, उसको कैसे निपटना है, जिस दिन वो पार्टी या पार्टी के कार्यकर्ता या पार्टी के पदाधिकारी जान लेंगे, समझ लेंगे, उसी दिन स्वतः जो है परिवर्तन की एक लहर चलनी शुरू हो जाएगी। भारतीय जनता जो है भावुक होती है। विपक्ष की जनता सिर्फ, विपक्ष का जो वोट मांगने का तरीका सिर्फ भावुकता पे है। तो इस समय सारे वोट भावुकता पे जा रहे हैं। महंगाई, शिक्षा या जो भी चीज़ें हैं, स्वतः उत्तर भारत में देखा जाए तो एक बहुत बड़ा जनसमूह जो आस्था से जुड़ा है, जो आस्था के लिए करेगा उसको वोट करेगा। उसको इससे नहीं मतलब है कि पेट्रोल कितना महंगा हुआ, गैस महंगा हुआ, या रेलवे टिकट कितना महंगा हुआ, कौन सी सुविधा बंद हुई, कौन सी सुविधा नहीं बंद हुई, उससे ऐसे नहीं मतलब। उसको आस्था से मतलब कि हमारी आस्था पे कौन जो है फूल चढ़ा रहा है, वो फूल सच्चे मन से है कि दिखावटी, उससे नहीं मतलब। हमारे आस्था के साथ खड़ा है तो हम उसको वोट करें। विचारों की लड़ाई भारत में, उत्तर प्रदेश में खत्म हो चुकी है। यदि खत्म नहीं हुई होती तो एक NEP आई हुई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। उससे क्या नुकसान है, क्या फायदा यूथ का है, वो नेता, वो मंत्री, वो विधायक जानता कि NEP से नुकसान क्या है, फायदा क्या है। अभी यदि छात्र होंगे तो NEP से आपका क्या नुकसान हो रहा है आप जानते होंगे, NEP से क्या आपको फायदा है ये भी आप जानते हैं। लेकिन नुकसान हो रहा है ये आपको कहने की हिम्मत नहीं है। फायदा क्या है उसको आप पॉकेट में रख रहे हैं। फायदा क्या है? अगर इक्का दुक्का नुकसान के बदले ज्यादातर फायदे हो रहे हैं तो उसको फायदे ही तो कहा जाएगा। फायदे क्या हो रहे हैं? फायदे बता रहे हैं क्या हो रहे हैं? मेरिट बन रही है, मेरिट। जो स्टूडेंट 50% पाने के योग्य नहीं है, वो 65 पा रहा है, उसको क्या चाहिए? NEP से हाँ, मिड सेम, सेमेस्टर, फिर मिड सेम। 30 नंबर में कितना नंबर मिलना है, मिल जा रहा है। कॉलेजों में नंबर बट रहे हैं, 30 नंबर में 27 नंबर। उसको पास होने के लिए क्या चाहिए? 10 नंबर और चाहिए, तो लिख के 10 नंबर पाई जाएगा। यदि ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो रहा है तो क्या 10 नंबर का वो क्वेश्चन नहीं करेगा? 30 नंबर तो उसके कॉलेज के हाथ में है। NEP से तो ये सब फायदे है ना कि 1 साल पढ़ाई करने के बाद अगर कोई पढ़ाई छोड़ रहा है तो उसे सर्टिफिकेट का डिग्री दिया जाएगा। अगर 2 साल पढ़ रहा है डिप्लोमा दिया जाएगा, 3 साल पढ़ रहा है तो उसको पूरा ग्रेजुएशन का डिग्री दिया जाएगा, 4 साल पढ़ रहा है तो ग्रेजुएशन में एक्सपीरियंस दिया जाएगा, मतलब ऑनर्स। बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा कई सारे फायदे हैं जी। बॉम्बे आर्ट का नाम सुना आपने? नहीं। प्रावधिक कला का नाम सुना आपने? अच्छा, ये सब हट गया है? नहीं सुना है कि नहीं सुना? सुने हैं, बताइए। नहीं सुना तो आप सुना है, बताइए। प्रावधिक कला 1 साल का कोर्स है। अच्छा, इंटर में किया जाता है। जो बच्चा, जो छात्र आर्ट साइंस है, आर्ट साइंस से करता है, जिसके इतिहास, हिंदी, भूगोल, संस्कृत, कला सब्जेक्ट है, वो लेता है। मैथ वाला, बायो वाला नहीं ले सकता। BSc का कर रहा है, ZBC कर रहा है तो उसके साथ मैथ और अंग्रेजी जुड़ जाएगा। BSc बायो में और मैथ में यही है, कॉमर्स में यही है। इंटर कॉमर्स से करा तो कॉमर्स का पेपर देगा। 1 साल की डिग्री लेती है हमारे यहाँ के छात्र जो है, मात्र 1 साल का डिग्री है। इंटर पास किए मैथ से, बायो से, कॉमर्स से, और 1 साल किसी राजकीय विद्यालय में गए, वहाँ से जो प्रावधिक कला का फार्म भरे वो डिग्री ले लिए, आपके पास डिग्री मिल गई इंटर पास की प्रावधिक कला की। और लखनऊ विश्वविद्यालय में, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, काशी विद्यापीठ में, शकुंतला मिश्रा में और तमाम विश्वविद्यालयों में एक कोर्स चलता है, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट। 4 साल की डिग्री है, और 4 साल की डिग्री और साल भर का कोर्स, दोनों को एक साथ बैठा के नौकरियां दी जाती है उत्तर प्रदेश में। ये कहाँ का इंसाफी है? जब आप फार्म निकलेगा उसमें यह मांगता है कि आप इस सब्जेक्ट से आप पढ़ाई किया, इंटरमीडिएट किए हो, ग्रेजुएशन किए। अभी एक उदाहरण बता दें, 2019 के बाद
फार्म 2019 से पहले निकला था, 2017 में करीब, उसमें प्रावधिक कला के बच्चे भी फार्म भरे थे और पूरे उत्तर प्रदेश के बैचलर ऑफ फाइन आर्ट के फार्म भरे थे। प्रावधिक कला और ग्रेजुएशन उसकी मांगी थी कि आप प्रावधिक कला से इंटर किए हैं और आप किसी भी विश्वविद्यालय स्नातक से ग्रेजुएट हो, क्योंकि इंटर के बाद ग्रेजुएट खुद बैचलर ऑफ फाइन आर्ट की डिग्री है जो 4 साल की है। 4 साल लड़का मेहनत करता है, कला की पढ़ाई करता है, अन्यथा किसी मैथ साइंस की नहीं पढ़ता। उसके साथ 1 साल का कोर्स वाला बैठ जाता है टीजीटी में। जब टीजीटी में इंटरव्यू होने जाता है तो बैचलर ऑफ फाइन आर्ट को इसलिए कह दिया जाता है कि आप योग्य नहीं है, योग प्रावधिक कला के बच्चे हैं। अच्छा, फिर वो बच्चे भाग के आनंद फानंद में कोर्ट जाते हैं और कोर्ट में जाने के बाद फिर वो अपने इंटरव्यू का आदेश लेके आते हैं, तब अपना इंटरव्यू देते हैं। उसके बाद उस इंटरव्यू के रिजल्ट को सुरक्षित कर दिया जाता है, तो 1 साल की डिग्री और 4 साल की डिग्री बराबर हो जाती है। आप एनईपी में पॉलिटेक्निक भी पढ़ा रहे हैं, हाई स्कूल पास, इंटर पास, बीटेक भी हो रहा है, 4 साल की डिग्री है बीटेक। उसके बाद क्या हो रहा है कि जेईई का फार्म आ रहा है तो पॉलिटेक्निक इंटर हाई स्कूल पास वाला भी बैठ रहा है और इंटर पास बीटेक वाला भी बैठ रहा है। क्या है ये भैया, दोनों पढ़ाइयाँ क्या है और दोनों पढ़ाइयों का क्या होना चाहिए, ये आपने तो ध्यान नहीं दिया। सिविल में जो इंजीनियर की पोस्ट आती है किसी विभाग में, पॉलिटेक्निक वाला भी बढ़ता है, हाई स्कूल पास पॉलिटेक्निक करने वाला बच्चा भी बढ़ता है और इंटर पास के बाद बीटेक करने वाला भी बच्चा वही फार्म भरता है। बिल्कुल सेम पोस्ट, अलग डिग्रियाँ भरता है। तो ये कहाँ का है ना भैया, गड़बड़ी है ना, इसको भी तो सुधारना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, इसको सुधारने का विपक्ष का काम है ना, ये सब गलतियां बताना, सरकार तक पहुंचाना, सदन में आपके नेता है वो ये स्टेज पर चर्चा करे। जरूरी है, विपक्ष का काम भी बहुत जरूरी है कि इन चीज़ों को आवाज़ उठाए। शायद ये जानकारी विपक्ष के नेताओं को ना हो, ये तो बड़ी बात कह रहे हैं। ठीक, बड़ी बात कर रहे हैं, गलत नहीं करते, शायद ना हो शायद ना कर रहे हो, लेकिन क्या ये बात विपक्ष के नेताओं को नहीं मालूम? हो सकता है ध्यान पड़ा आ रहा हो, नहीं, अब गलत बात है, ये गलत बात नहीं, ये जनमानस का काम नहीं है, खाली विपक्ष का काम है। अब ये रोड जो है चल रही है, इसमें जिलाधिकारी, एसपी, मंत्री, विधायक चल रहा है, जो IAS IPS चल रहा है, जो जज न्यायाधीश चल रहा है, इसको गड्ढा नहीं दिखाई दे रहा है। खाली नेता विपक्ष का काम है कि रोड का काम सही होना चाहिए। ये तो हमारे यहाँ मानसिकता बनी हुई है कि विकास के काम में सिर्फ नेता ही भूमिका में रहेंगे, IAS IPS नहीं है भूमिका में। काहे लिए तब हर जिले में जिला स्तर से लेके और ग्रामीण स्तर तक जेई एई और अधिकारी क्यों बने? इसीलिए तो बने हैं कि जो सारी कमियां दूर की जाए। खाली नेता का ही काम है कि रोड देखे, नाली देखे और एजुकेशन देखे या जो भी देखे, ये सबका काम है। और ये बात मैं जरूर कहूँगा कि सिर्फ नेता का ही काम नहीं है विकास करना, राष्ट्रवाद करना, राष्ट्रवाद की भावना को उत्पन्न करना या सुंदरता को या विकास को आगे बढ़ाना। ये आपका भी काम है, मेरा भी काम है, और पूरे भारत में जितने लोग सांस ले रहे हैं सबका काम है। एक नेता पे बॉर्डर मत डालिए, 110 विभागों से अधिक का मालिक होता है एक जिलाधिकारी। वो चाहे तो अपने स्व विवेक से किसी रोड का निर्माण कर सकता है, लेकिन नहीं, किसी नेता के पैड पे लिखा जाएगा, अब वो घूमेगा सचिवालय तक, फिर एक स्वीकृति प्रदान होगी, तब जाके वो रोड का काम कहीं 5 साल में होगा। एक अधिकारी की भी भूमिका होनी चाहिए कि यदि जिले का दौरा कर रहा है तो रोड खराब है या पानी की समस्या हो रही है या टंकी खराब है, तो उसको वो भी देख सकता है। पढ़ा शिक्षित वर्ग है ना, तो शिक्षा और शिक्षित होने में अंतर हो जाता है। शिक्षा लेके हम अधिकारी बन गए, शिक्षा लेके हम नेता बन गए, उसी रास्ते से जा रहे हैं। जो समस्या है वो हमको मालूम नहीं, हम दूसरे पे थोप दे रहे हैं, पक्ष विपक्ष में। अरे भाई, पक्ष भी उसी पे चल रहा है, विपक्ष भी उसी पे चल रहा है, लेकिन देश तो सबका है ना, जिला तो सबका है ना, ग्रामीण तो सबका है ना। भले आप मेरठ से आके जनता से डायरेक्ट आप लोग जुड़ते हैं, जनता के वोटों से चुनाव जीतते हैं नेता, इसलिए लोग, जनता जो है ज्यादातर उम्मीद करती है नेताओं से, क्योंकि नेता वादा करते हैं कि मैं ये करूंगा। कभी जिला अधिकारी ये वादा तो नहीं करता है ना, जिला अधिकारी वादा नहीं करता, अधिकारी बना वो तो पढ़ लिख के बनता है, पढ़ लिख के बनता है, नेता भी पढ़ लिख के बनता है। जनता की भावनाओं को पढ़े या समाज की इच्छाओं को पढ़े। शायद 100% न सफल हो पाए, लेकिन जितना चाहता है या जितना प्रयास करता है उतनी सफलता उसको मिलती है। ये नहीं है, कोई नेता नहीं चाहता कि उसके क्षेत्र में विकास ना हो, उसकी रोडें, सड़कें, बिजली की पानी, शौचालय की व्यवस्था और भूखमरी की व्यवस्था खत्म ना हो, सब चाहते हैं। लेकिन एक प्रक्रिया धीरे, अब नेता एक सिर्फ चाहेगा, अधिकारी भी तो चाहे, समाज भी तो चाहे। कुछ लोगों ने सवाल भी पूछा है। सबसे पहले विराट शेखर जी सवाल पूछे हैं, हाल ही में महामहिम के द्वारा छात्र नेताओं तथा राजनेताओं के ऊपर दिए गए वक्तव्य के बारे में आपका क्या मत है? 6 तारीख को जो दीक्षांत समारोह में राज्यपाल साहिबा ने, देखिए आपने भी कहा ना कि अधिकारी पढ़ के बनता है, तो नेता बिना पढ़े बनता है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि बिना पढ़े बनते, मैंने कहा कि जरूरी नहीं है, पढ़ाई लिखाई जरूर हो तभी आप नेता। हमारे यहाँ लोकसभा में कक्षा 10 पास वाला भी जाता है, बिल्कुल जाता है,
और एक MBBS और एक PhD धारक भी जाते हैं। लेकिन एक अधिकारी बनने के लिए एक योग्यता होती है। जी बिल्कुल। तो उस योग्यता में और एक आधार में अंतर होता है। यदि हम IAS बनते हैं तो हमारे भी कुछ शौक सपने होंगे कि बस एग्ज़ाम पास होने से पहले शौक होते हैं कि जब हम बनेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। वो सब अधिकारी बनने के बाद खत्म हो जाते हैं, नेता बनने के बाद खत्म हो जाते हैं। एक अधिकारी की सीमा होती है रिटायरमेंट तक की, तो एक नेता की सीमा होती है 5 साल की। अरे वो नेता 5 साल में क्या क्या कर देगा, जो वादा किया वो कितना बजट पास करा के लाएगा, फिर वादा लेकिन उतना उसमें कर, कितना कर पाएगा। हाँ, ये बात आप सही कर ये कि वादा उतना ही हो जो 5 साल में पूरे हो जाए। लेकिन थोड़े से किसी का पेट थोड़ी ना भरता है। जनता भी भरपूर चाहती है और नेता भी भरपूर वादा करता है। किसी नेता को ना करना आता ही नहीं, अच्छा अन्य जनता को कम सुनना आता नहीं। जनता तो चाहेगी कि हमारा सब कुछ माफ हो जाए और नेता चाहे कहाँ से माफ करे, क्या क्या माफ करे। तो एक सारी चीज़ें बनती बिगड़ती हैं आपस में। हम भी वोट करते हैं, अभी नेता नहीं, हम किसी दूसरे को वोट कर रहे हैं, उससे हमारी ज़्यादा उम्मीद है कि ये हो जाता, वो हो जाता, सही नहीं होती है। तो उसमें पर्टिकुलरली किसी नेता को, किसी अधिकारी को या किसी पार्टी को दोष थोड़े ना दिया जा सकता। ये सवाल का जवाब एक उदाहरण दे दीजिए, जैसे हमारे यहाँ मऊ विकास पुरुष कहे जाते कल्पनाथ राय, वैसे नेता होना चाहिए, हर लोकसभा में होने चाहिए कि हाँ, जनता को मरने के बाद भी कहे कि नहीं कल्पनाथ राय ने किया है। तो उनसे सीखना चाहिए कि हाँ, कैसे अपनी बातों को, अपने वादों को कैसे पूरा किया जाए। और जरूरी है कि हम आपसे वादा करके ही काम करेंगे। मऊ के और भी नेता फेमस है, मऊ के और भी नेता बहुत चर्चा में रहते हैं। वो आपकी बात सही है, वो अपने क्षेत्र में फेमस है। कल्पना जी काम के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में फेमस है। अलग क्षेत्र में जाएंगे तो अलग तरह के नेता अपने कार्य में फेमस है। जो जितना जैसा काम करेगा उस क्षेत्र में तो फेमस होगा ही होगा। अब आप हैं लखनऊ वाले के नाम से फेमस, आप अपना काम कर रहे हैं तो आप अपने क्षेत्र में फेमस है। कौन नहीं चाहेगा कि आप अपने इंस्टाग्राम पे रील्स चलाएं और उसकी रील्स 1000-2000 लोग ना देखें, चाहेगा ही। जो आपको पसंद करता है तो भी, नहीं पसंद करता है तो भी चाहेगा कि अरे विकास भाई हमारा भी चल जाता है तो अच्छा। तो हर आदमी चाहता है। अब सारे वादे थोड़े ना पूरे हो पाते हैं, प्रयास सबके होते हैं। और 5 साल का समय किसी सुधार के लिए नहीं, बहुत कम है। इस सरकार में नहीं, अगले सरकार में, अगले मौके में हम करेंगे। लेकिन नेता करते हैं, अधिकारी करने वाले करते हैं। जो कॉलोनियाँ बसती है ना सरकारों की, नई नई कॉलोनियाँ, लखनऊ विकास प्राधिकरण की, बनारस विकास की, चाहे गोरखपुर की, चाहे दिल्ली की, तो नेता नहीं बनाता है। उसका खाका अधिकारी तैयार करता है, इंजीनियर तैयार करता है, IAS IPS रंग के अधिकारी तैयार करते हैं। उसके बाद उसमें विकास होता है, सरकारों की भूमिका होती है। एक आदमी के विकास करने से थोड़ा ना विकास होगा। तो महामहिम जी ने जो बात कही उस पर हाँ, आपने कहा, महामहिम जी ने कहा शायद कमियां हमारे में ही है। क्या कमियां हैं वो हमको और आपको देखना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि पढ़ते लिखते नहीं। अब तो वो समय गया जब डिग्रियां बढ़ती थी, बिना मेहनत किए, बिना पढ़ाई किए, बिना प्रैक्टिकल फाइल लिखे, इंटरनल एक्सटर्नल मिड सेम दिए कोई पास होता है? एब्सेंट लग जाएगा, फेल हो जाएगा, बैक लग जाएगी। तो कहीं ना कहीं यदि वो फर्स्ट डिवीज़न 55% मार्क्स लाता है तो ये सारी चीज़ें करके ही तो लाता है। तो ये उनका विचार है, वो पूरे प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों के मालिक है। उनके कहने का विचार क्या होगा उसमें हम टिक्का टिप्पणी छोटे लोग कहें तो गलत है। वो किस विचार से किए हैं और किस कमी को दूर करने के लिए किए कहीं है कि हमारे में क्या कमी है, शायद उसको हम दूर करें कि आगे जो है वो सब उनके मुखार बिंदु से न निकले, वो सराहें। आगे योगी जी पूछना चाहते हैं, बड़े भैया को सादर प्रणाम। हमारा प्रश्न ये है कि देश और प्रदेश में जनता कांग्रेस को क्यों लगातार नकार रही है, इसके पीछे की मुख्य वजह क्या है? सीधा इन्होंने प्रश्न पूछ दिया, कांग्रेस को क्यों नकारा जा रहा है? कांग्रेस को नकारा नहीं जा रहा है, कांग्रेस को परखने का, तैयार होने का मौका जनता दे रही है। अच्छा, जिस दिन कांग्रेस निखरेगी बखूबी जो है खूबसूरती के साथ निखरेगी और परिपक्व नेता आएंगे जिनको जन समस्या, सारी समस्याओं का नज़दीकी से आकलन होगा। किस समस्या से यूथ को, किस समस्या से महिला को समस्या हो सकती है, किस बातों से हो सकती है, वो परख के आएगा। अभी हम लोग ट्रेनिंग पीरियड में वो विचारों की लड़ाई है। जिस दिन विचार हमारे तो जनता के हो जाएंगे उस दिन हम खुद निखर जाएंगे। दीपक मौर्य जी पूछ रहे हैं, क्या भैया आपके समय में भी विश्वविद्यालय में छात्र नेता के साथ बदसलूकी होती थी और युवाओं की आवाजों को दबाया जाता था? आपके समय में भी छात्रों के साथ बदसलूकी होती थी, ये पूछना चाहते हैं। उनका मानना है कि अभी बदसलूकी हो रही है। अब बदसलूकी तो नहीं होती थी,
और हिम्मत भी नहीं थी कि कोई बदसलूकी करे, क्योंकि एक जन समूह खड़ा होता था। एक बच्चे की फीस नहीं जमा हो रही है, उसके लिए 10 लोग खड़े हैं, और वो 10 लोगों के साथ अपनी समस्या शेयर करता था। आज समस्या शेयर करने वाला नहीं है और समस्या के साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं। जो लड़के जिस समस्या से जिस छात्र के पास आते हैं, यदि वो पुराना छात्र तो उस समस्या को दूर करने का प्रयास करता है, 2 कदम 4 कदम 10 कदम चलता है, उस व्यक्ति से उस छात्र से उसका कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन वो चलता है। ऐसा नहीं, छात्र और छात्र नेता जो भी हो, कोई आ गया कि हमारी ये समस्या, तो वो जाएगा, परीक्षा नियंत्रक तक जाएगा, कुलपति तक जाएगा, अपने अगले अधिकारी तक जाएगा, लेकिन जाता तो है। ये गलत बात करनी है। बदसलूकी अब हो रही है, क्यों हो रही है, उसका कारण क्या, वो हम ही आप, तो कोई दूसरा नहीं। एक जैसे आपने कहा ना कि बदसलूकी, वो किस प्रकार की बदसलूकी, अब क्या है कि विश्वविद्यालय में कर्मचारी भी उसी रोब में है जिस रोब में अधिकारी है, ठीक। और समस्या क्या है, कुछ नहीं है, लेकिन उसको समस्या बना दी जा रही है। किसी का परीक्षा फार्म छूट गया, उसको समस्या बना दी गई। किसी का एब्सेंटी चढ़ गया, उसकी समस्या बढ़ जा रही है। किसी का 2 बार फीस जमा हो जा रही है, पैसा नहीं मिल रहा है। अब वो लड़का तो जाएगा कि सर हमारा पैसा दीजिए। सर ने कहा कि हमने तो भेज दिया है, कर्मचारी फाइल दौड़ा रहे हैं। अब लड़का थोड़ी आवाज़ में तेज बात कर दिया, कर्मचारी को ईगो हर्ट हो गया, तो अब उधर कर्मचारी कह रहा है कि छात्र हमारे साथ बदसलूकी कर रहे हैं। छात्र क्यों बदसलूकी करेगा आपको? आप फीस वापस कर दीजिए, आप उसकी रिक्वेस्ट सुन लीजिए, उसकी समस्या के लिए कागज आगे बढ़ा दीजिए। जो काम 2 दिन में होना चाहिए वो 2 हफ्ते में नहीं हो पा रहा है, तो वो छात्र जब बढ़ चढ़ के बात कहेगा तो आपको बुरा लगेगा, तो आप कहेंगे कि नहीं छात्र गड़बड़ है। ये आम बात हो गई है। 2 बार फीस कटना, ऑनलाइन फीस जमा होती है, 2 बार फीस कट गई, फीस खाते में वापस नहीं है। छात्र 2-2 महीने 4-4 महीने से फीस के लिए दौड़ रहा है। शायद एक बार फीस इकट्ठा करके जमा किया, नहीं हुआ, दोबारा उधार लेके किया, फीस वापस हो जाएगी तो हम दे देंगे, तो उसके अंदर तो गुस्सा होगी ना, यही बात। और बदसलूकी उस समय नहीं होती थी, इस समय बदसलूकी समस्या को बदसलूकी के रूप में छात्रों को पेश किया जा रहा है। समस्या को दूर नहीं किया जा रहा है, समस्याओं को बदसलूकी के रूप में पेश कर दिया जा रहा है कि छात्र परेशान होता रहे। तो एक गलती हमारी और आपकी भी है, समय से हम किसी बातों का जो है अमल नहीं करते। चलिए, आप देख रहे थे लखनऊ वाले का खास कार्यक्रम वैल्यू के धरोहर, जो प्रत्येक रविवार को शाम के 7 बजे लखनऊ वाले चैनल पर आता है। इसमें हम लोग अलग अलग लोगों का साक्षात्कार करते हैं, जो भी लखनऊ विश्वविद्यालय से कुछ अच्छा कर रहा है, लखनऊ विश्वविद्यालय में कुछ भी अच्छा करने का प्रयास कर रहा है, या फिर किया है, या भविष्य में करना चाह रहा है, उसका हम लोग साक्षात्कार करते हैं। आज हमारे साथ थे लखनऊ विश्वविद्यालय के वरिष्ठ छात्र नेता और कांग्रेस पार्टी के नेता संजय सिंह जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया इसके लिए। धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी को भी। देखते रहिए लखनऊ वाले। मेरा नाम है विकास सिंह, कैमरे के पीछे है विवेक। बहुत बहुत धन्यवाद।